हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस, प्राकल्पना अथवा उपकल्पना। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान ही प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना हाइपोथेसिस कहलाती है। उदाहरण के लिए हम भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्यकरण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा यह कथन ही हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है, क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह कामचलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी वह उपकल्पना या प्रकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा उद्देश्य प्रकल्पना को सही साबित करना नहीं होता है, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्रकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चित के अंधकार में भटकने से रोकना है। सामाजिक अनुसंधान में प्रकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए कोहेन तथा नागेल लिखते हैं, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ न करें। ऐसे प्रारंभिक स्पष्टीकरण कुछ विषय वस्तु द्वारा तथा हमारे पूर्व ज्ञान द्वारा हमें सुझाव प्रस्तुत करते हैं। जब वे प्रस्ताव के रूप में सूचीबद्ध कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्रकल्पना कहा जाता है। गुड्डे एवं हार्ट ने लिखा है, प्रकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। प्रकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव है। स्पष्ट है कि प्रकल्पनाएं सिद्धांत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक प्रकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। प्रकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अलौकिक तथ्यों अथवा दशाओं की
व्याख्या करने और अनुसंधान को आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में प्रकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। विभिन्न विद्वानों ने प्रकल्पना को निम्न रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले देखते हैं लुंडबर्ग के अनुसार एक परिकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। टाउनसेंड के अनुसार प्रकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार प्रकल्पना एक विचार दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। गुड्डे एवं हॉट के अनुसार प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। एम.एच. गोपाल के अनुसार यह ज्ञात एवं प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने एवं अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनाई जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रकल्पनाएं एक ऐसा पूर्ण विचार निष्कर्ष कथन सामान्यीकरण अनुमान या प्रस्थापन है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्रकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्रकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुब नुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्रकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एक अच्छी प्रकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक अच्छी परिकल्पना के निम्न विशेषताएं होती है। पहला, स्पष्टता, क्लैरिटी। परिकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द
ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सके। परिकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है। दूसरा, प्रयोग सिद्धता, एम्पिरिकल रेफरेंस। परिकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। परिकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। परिकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक परिकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। तीसरा, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। एक परिकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई परिकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी परिकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी परिकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। चौथा, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। परिकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी परिकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हो। इस संबंध में गुड्डे एवं हार्ट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता है कि उसकी प्रकल्पना की जांच के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अतः स्पष्ट है कि परिकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हो, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम परिकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं परिकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों को जन्म दिया है। अब पांचवा देखते हैं, सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। गुड्डे एवं हार्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी परिकल्पनाएं किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता।
प्रकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्रकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। छठा, सरलता, सिंप्लिसिटी। एक उत्तम प्रकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। श्रीमती यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है वह प्रकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा ओकन्स रेजर कहा गया है। सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्रकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्रकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। गुड्डे तथा हॉट ने 3 प्रकार की प्रकल्पनाओं का उल्लेख किया है। प्रथम, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज। ये प्रकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्कवाद, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्रकल्पनाओं में सामान्य तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। दूसरा प्रकार, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित, कंसर्न्ड विथ कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस प्रकार की प्रकल्पनाएं में प्रायः एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्रकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिक दशाओं, इकोलॉजिकल कंडीशन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए बर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्रकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्रकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर्संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्रकल्पनाएं भी कहते हैं। चूँकि ये प्रकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। दुखिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नांकित संबंधात्मक प्रकल्पनाओं को विकसित किया था। पहला, गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दूसरा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। अब हम तीसरा प्रकार का देखते हैं हाइपोथेसिस, विश्लेषण अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का हाइपोथेसिस, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित,
related to analytical variables. कुछ प्रकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पना को कारणात्मक प्रकल्पना कैजुअल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। जैसे उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकलन है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और प्रकल्पनाएं होती है। पहला, सकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ प्रकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। दूसरा, नकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट। इस प्रकार की प्रकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं। तीसरा, शून्य कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। चौथा, कामचलाऊ प्रकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। पी.वी. यंग ने ऐसे अनुमान एवं अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, कामचलाऊ प्रकल्पना कहा है। कामचलाऊ प्रकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्रकल्पना बना ले। चूँकि यह विचार एक अस्थायी कार्यवाहक और कामचलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे कामचलाऊ या कार्यवाहक प्रकलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्रकल्पना बदलनी पड़ी, जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु और अधिक विभाजन संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।